आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लगातार हमारी महाकवरेज जारी है और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बीजेपी का परचम जो है लहराया अपने दम पर। 300 के पार बीजेपी पहुंच गई है, पूर्ण बहुमत से कहीं आगे निकल गई है और यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किल घड़ी जो है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका कहना है कि कार्यकर्ता डरे नहीं, लड़ाई जारी रखे और अभी ये वक्त नहीं है बातचीत करने का कि आखिर क्या गलत हुआ। नरेंद्र मोदी को बधाई दी और सबसे अच्छी बात ये रही, गनीमत ये रही कि ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। इस वक्त आप चिंता कर रही थी पिनास की ईवीएम को लेकर कहीं झगड़ा ना हो जाए और आपने तो होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी भी एडवाइजरी जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से ही जारी की गई थी, तो जो आएगा वो बताएंगे या फिर माहौल तैयार किया गया था? बिल्कुल माहौल एक कल तैयार किया गया था, लेकिन अच्छी बात है कि तमाम नेताओं ने बहुत मैच्योरिटी का परिचय दिया है और शरद पवार जो कि एनसीपी के नेता हैं उन्होंने तो साफ साफ कहा कि इस हार के लिए कम से कम ईवीएम जिम्मेदार नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक मैच्योर स्टेटमेंट दिया और राहुल गांधी ने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको मैं काफी हद तक मैच्योरिटी से भरा मानूंगा, क्योंकि आज उन्होंने आरोप प्रत्यारोप नहीं किए, जीत की बधाई दी और ये कहा कि आने वाले समय में अमेठी में भी राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए स्मृति ईरानी को जीत की बधाई दे दी है। तो अमेठी में स्मृति ईरानी की बढ़त बरकरार है, ये बढ़त 36,000 की हो गई है और स्मृति ईरानी भी अब देखना होगा कि इससे उनका पॉलिटिकल कद जो है वो कितना बढ़ जाता है और अब स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट में क्या कुछ उनका कद होता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो दीपक जी स्मृति का नाम दर्ज हो गया, लेकिन प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का तुरुप का इक्का थी, भले ही देर से आई थी, वो भी अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। 4-5 घंटे पहले उनके घर भी पहुंच गई थी। उन्होंने क्या कहा इन नतीजों पर वो भी सुनवाते हैं। जनता का निर्णय रहा है, हम उसका पूरा आदर करते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो सदी हुई प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी जब भी बोलती हैं काफी मैच्योर्ड बोलती हैं, परिपक्व बोलती हैं और मेरे ख्याल से उसी तरह से उन्होंने बोला, बड़ा दिल दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। भी हो गया होगा कि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की छवि जो थी, जिस कद के वो लीडर बन चुके हैं अक्रॉस द नेशन या अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, तो शायद उन्हें खुद भी एहसास हुआ होगा कि जिस तरह से उन्होंने पर्सनलाइज टारगेट मोदी को किया, यही भी उनके खिलाफ चला गया और इसीलिए ये मुनासिब समझा कि आगे का भविष्य अगर देखना है तो कम से कम इस शख्स को जिसके दम पर बीजेपी का हर सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंच रहा है, अब उसको और ज्यादा घसीटना सही नहीं रहेगा। और मेरे ख्याल से पिनाज अब थोड़ा सा ही इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब शॉर्टली, बहुत ही थोड़ी सी देर में, क्योंकि कई सारे टेलीफोन्स आ रहे थे इंटरनेशनल डिग्नेटरीज के, उनका इंतजार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। उनको 5:30 बजे के आसपास पहुंचना था, वैसे तय वक्त नहीं था, 5:30 के लगभग उनको पहुंचना था, 6 बज चुकी है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो पार्टी कार्यालय से निकलेंगे। ये भी खबर आ रही थी कि वो देश को एड्रेस कर सकते हैं 6 बजे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे सोर्सेस हमको कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा अब सब पार्टी कार्यालय के अंदर होगा। यानी अभी तक इस बात पर क्लैरिटी नहीं है कि प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे या नहीं, या ये हो सकता है कि पिछली बार जैसे जीतकर उन्होंने हाथ हिलाया था उसी तरीके से वो इस बार पार्टी कार्यालय में आए। पार्टी कार्यालय बड़ा है, भव्य है, वहां पर ऊपर खड़े हो या पार्टी कार्यालय में मीडिया के कैमरे के सामने कुछ बोले, तो प्रधानमंत्री के अब बीजेपी कार्यालय पहुंचने का इंतजार होगा और वहीं पर पिनास असली जश्न हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ भीड़ भाड़ है, वहां जीत बड़ी है, जश्न भी बड़ा होगा। और दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की जीत है ये अपने आप में अप्रत्याशित है। अगर आजाद भारत की बात करें, उसके बाद नेहरू जी को छोड़ दिया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब कोई पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार अपनी पार्टी के, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के दोबारा से आ रही है, ज्यादा ताकतवर होकर आ रही है और पूर्ण बहुमत नहीं आ रही है, सिर्फ अपनी पार्टी के दम पर। तो नरेंद्र मोदी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, कई इतिहास जो हैं वो उन्होंने दोहराए हैं और एक इतिहास अमेठी में भी बना है। इतिहास अमेठी में बनाया है स्मृति ईरानी ने। राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार की है। 36,000 वोटों से राहुल गांधी अभी भी पीछे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी को बधाई दी है। अनिल यादव हमारे साथ अमेठी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, अमेठी में क्या कुछ इस वक्त हलचल है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में आज का दिन और अमेठी से राहुल की हार भी दर्ज हो जाएगी। और अनिल, कुछ हम ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल अपनी हार मान ली है। क्या अभी पीछे ही चल रहे हैं या नतीजों की घोषणा हो चुकी है या फाइनल काउंटिंग अनिल खत्म हो चुकी है अमेठी के अंदर?
बिल्कुल फाइनल काउंटिंग खत्म होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार करी है तो चर्चा आज दो ही चीजों की होगी, प्रधानमंत्री की जीत की और बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त और जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे दोपहर में, राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपने इस्तीफे की पेशकश की है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि या तो रवि सिसोदिया या मोहित हमारे सहयोगी जो हैं हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी ने एक मैच्योरिटी का दूसरा कदम दिखाया है। वो हार की जिम्मेदारी, अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है तो ये हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाली बात होगी। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने थे उसके बाद उन्होंने कर्नाटक के अंदर अच्छा प्रदर्शन देखा था, कर्नाटक में अच्छी रणनीति देखी थी और पिनाज इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्य वो जीते थे। और शायद राहुल का मोरल भी इस तरह से हाई था क्योंकि उन्हें भी खुद अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपना साइलेंट वोटर समझ रहे हैं दरअसल वो मोदी के लिए अंडर करंट है। और शायद खुद भी उनका बॉडी लैंग्वेज भी ये बयां कर रहा था कि उन्हें भी ठीक है, हो सकता है उन्हें उम्मीद नहीं थी, कोई भी कांग्रेसी दावा नहीं कर रहा था कि वो अपने दम पे सरकार बना लेगा, लेकिन इस तरह की मोदी की सुनामी आएगी ये भी अंदाजा नहीं था। और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, हार की जिम्मेदारी ले दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपनी कोर सीट से अमेठी जो गढ़ है अगर वहां से हार जाते हैं तो कांग्रेस के नेता भी पार्टी के भीतर भी आपके नेतृत्व को लेकर कई सवाल दबी जुबान नहीं सही दीपक जी उठने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से इसके पीछे एक और रणनीति हो सकती है कि कोई आपके इस्तीफे की मांग करे या कांग्रेस में यह आवाज उठे कि राहुल गांधी आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में इस लोकसभा चुनाव में हमें बड़ी असफलता मिली है, अमेठी में भी आप हार गए हैं जैसा कि राहुल गांधी ने मारा है, तो मैं खुद इस्तीफे की पेशकश कर दूं। हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं। मोहित क्या खबर? मोहित, राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या खबर इस पर और ज्यादा क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कही जा सकती है कि सोनिया गांधी के सामने उस वक्त प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और कहा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी ने उस वक्त उनको रोका और कहा कि नहीं, आपको जो भी बात रखनी है पार्टी फोरम पे रखिए। और ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात चल रही है, उसमें राहुल गांधी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफे की बात की कि हम मुझे इस्तीफा देना चाहिए तो सोनिया गांधी ने उनको तत्काल वहां पर रोका। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मसले पर राहुल गांधी अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जी ठीक है, मुकेश नायक कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक जी, राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है सोनिया गांधी के सामने। सोनिया गांधी ने कहा है उनको कि पार्टी फोरम पर इस बात को उठाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने पहले से इस्तीफे की पेशकश कर, शायद जो संभवतः कोई कांग्रेस का नेता ये कहता कि वो इस्तीफा दें, इस बात को एक तरीके से रोक लिया है? उन्होंने एक पॉलिटिकली एक कदम और आगे बढ़ा दिया है इस्तीफे की पेशकश कर। जी हाँ, वर्किंग कमेटी में ये बात आएगी और वर्किंग कमेटी सब कुछ डिसाइड करेगी, ये तय हुआ है। नहीं, लेकिन मुकेश नायक जी, ये जानबूझकर आप पहले ही, इससे पहले कि विरोधी आप पर निशाना साधें, दबी जबान में आपके नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे कि आप तो अपने गढ़ की सीट भी नहीं बचा पाए तो पार्टी का क्या नेतृत्व करेंगे, उससे पहले आप मॉरल ग्राउंड्स पर खुद ही इस्तीफा दे दो। क्या ये एक रणनीतिक कदम है या वाकई में हार से इतने आहत है? नहीं, मॉरल ग्राउंड तो होना चाहिए ना, और मॉरल ग्राउंड पे ही उन्होंने पेशकश किया था, जिसको पार्टी फोरम में विचार के लिए रखा जाएगा वर्किंग कमेटी में। देखिए, पहली बार ऐसा देश में नहीं हुआ है कि किसी राजनीतिक दल का लीडर के एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में पराजित हुआ है। इसके पहले आपने ऐसा कोई लीडर नहीं है पूरे देश का जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। इसलिए पूरी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट है, और जिस पार्टी का एक नेता होता है उसमें अनुशासन होता है और वो पार्टी का रिवाइवल भी होता है। हम लड़ाई लड़ेंगे, फिर से जनता के बीच में जाएंगे, अपनी कमजोरियों को ठीक करेंगे, हम आत्मा अवलोकन करेंगे, लेकिन हम संघर्ष के लिए तैयार है राहुल गांधी के नेतृत्व में। मुकेश नायक जी, आपने कहा कि इस मामले को वर्किंग कमेटी के अंदर आएगा, उनके इस्तीफे पर वर्किंग कमेटी में बात होगी, लेकिन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के तौर पर नहीं, मैं आपको कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने जो वर्किंग कमेटी के सामने अपना इस्तीफा रखेंगे, सोनिया गांधी जी ने तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी फोरम पर रखें। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस्तीफे को, कांग्रेस के नेता के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या वर्किंग कमेटी को उनके इस्तीफे को मानना चाहिए? आपकी क्या राय है एक नेता के तौर पर, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर?
देखिए, किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को हम लोग इस्तीफा नहीं देने देंगे। हम उन्हीं की लीडरशिप में काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, ग्रुप में चलेंगे, फिर से जनमत के बीच में जाएंगे। भाई कई बार अगर एक की नीति फेल हुई या सफल नहीं हो पाई तो दूसरा नेतृत्व तो क्यों नहीं ट्राई करके देखती है कांग्रेस पार्टी? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के सिवा कोई अल्टरनेट नहीं है कांग्रेस के पास? वही नेता अपनी नीति भी बदल के जन विश्वास अर्जित कर सकता है। बिल्कुल वही नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ फिर से जन विश्वास अर्जित कर सकता है। के साथ क्यों बार बार अगर वो नेता समझ रहा है अपनी जिम्मेदारी लेकर अपना इस्तीफा दे रहा है तो क्यों नहीं विकल्प पर खुले दिल से विचार हो? पार्टी में क्या नेताओं की कमी है या गांधी नाम होना जरूरी है? इस पार्टी में राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है। वो हमारे निर्विवाद नेता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में अगले 5 वर्ष हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चलिए यही सवाल मैं जरा एनके सिंह जी आपके पास लेके जाऊंगी। क्या ये सोच कि राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं, उन्हीं के संघर्ष में डटे रहेंगे, ये सोच भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं बदलनी होगी? अरे जनता उनको खारिज कर रही तो अब तो सोचिए, क्योंकि आपका सर्वाइवल तब है जब नेता और जनता के बीच में एक ट्रस्ट हो। आज वो ट्रस्ट नहीं है, ये इलेक्शन में 2 बार लगातार प्रूव हो चुका है। तो मुकेश जी से हमें यही कहना है, ये इतिहास ये गवाह है कि जब जब कांग्रेस नेहरू परिवार से हटी है तो टूटी है, टुकड़े हुए हैं उसके, और हर बार जो बाहर निकला है वो माफी मांग के आया है। लेकिन सवाल इसका नहीं है, कम से कम इतना तो कहिए कि फंडामेंटल चेंजेस इस पार्टी के कैरेक्टर में करना पड़ेगा। नया इस बीच एक और खबर बता दूं, बहुत बड़ी खबर मैंने कहा था, मेंशन किया था इसको पिनाक। कहते हैं पीएम मोदी ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से चौकीदार शब्द हटा दिया है। राहुल गांधी ने उनको घेरने की कोशिश की थी कि देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी ने खुद को बताया था और कहा, कह रहे हैं ये चीज खत्म कर दें तो किस तरह से पूरा का पूरा रहेगी। नेगेटिव कैंपेन बीजेपी ने अपने लिए पॉजिटिव बदल दिया था। तो पीएम मोदी ने अब अपने नाम से चौकीदार हटा लिया है। चौकीदार नरेंद्र मोदी की बजाय अब सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से वो अकाउंट है। बहुत कुछ मैसेज इसी सवाल के साथ मुकेश नायक जी के पास चलते हैं। मुकेश नायक जी, आप नहीं मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को चोर कहना, प्रधानमंत्री को चोर कहना आपको भारी पड़ा? आप जनता की बात नहीं समझ पाए और उसके चलते उन्होंने आपके इस आरोप को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। क्या आपको लगता है कि आप लोगों से एक हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ इस चुनाव के दौरान? देखिए, जो हमने तमाम दीपक जी मुद्दे उठाए थे, इसमें एक चौकीदार का भी, एक रफाइल का मुद्दा भी था। जैसे 15 लाख लोगों के अकाउंट में डालने के, किसानों के कर्जा माफी के, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के, जो धन जन योजना के तहत जो अकाउंट्स खुले थे 90% अकाउंट्स बंद हो गए, जो इन्होंने देहातों में कुटीरें दी थी उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो इन्होंने गैस की टंकी दी थी उसकी कीमत ज्यादा हो जाने से, क्रय क्षमता कम होने से लोगों ने खरीदी थी। 345 के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा होता, 51 और स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कांग्रेस के गढ़ में नहीं हरा रही होती। मनोज जी, क्या ये पूरे का पूरा हिंदुस्तान में चुनाव जो है भावनाओं पे लड़े जाते हैं मुद्दों से ज्यादा, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी उस भावना को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे? हर नेगेटिव कैंपेन को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ सुथरी छवि से जोड़ दिया और मोदी बनाम ऑल कर दिया। हाँ, देखिए पिनाज, ये जो नारा है खास तौर से चौकीदार चोर है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी नारे ने कांग्रेस का किया है। क्या हुआ कि ये नारा लोगों के दिमाग में छा गया और ये बड़े सक्सेसफुली उन्होंने नीचे तक वो किया। तो अब क्या रहा उससे कि जो रियल मुद्दे थे, रियल मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, एग्रेरियन क्राइसिस सबसे बड़ा मुद्दा था। ये मुद्दे तो छुप गए, इसके बारे में कांग्रेस ने बात ही नहीं करी। रफेल की कांग्रेस के बारे में बात करने ने उसकी बात करी। रफेल में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कंक्लूजन तक नहीं ले गए। हाँ, आप नीचे किसी से पूछ लीजिए रफेल है क्या, स्कैम है, कहाँ का स्कैम है, किसी को नहीं मालूम होगा। और तो और कांग्रेस के जो वर्कर होंगे, मेरी गारंटी है कि 99% वर्कर को भी मालूम नहीं होगा कि जो रफेल है वो है क्या, वो स्कैम अगर है भी तो क्या वो है। चौकीदार चोर है। और नरेंद्र मोदी की इमेज ऐसी थी कि उनकी इमेज बिल्कुल एक क्लीन है। उनके टेन्योर पे कुछ भी करप्शन नहीं हुए। 2014 का इलेक्शन आपको ध्यान होगा
2014 का जो इलेक्शन था वो 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये 2 लाख करोड़ का स्कैम, 4 लाख करोड़ का स्कैम, उस इलेक्शन पर ही कॉन्टेस्ट हुआ था। तो ऐसे में अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो लोगों को UPA 2 का ध्यान आएगा, लोगों को ध्यान आएगा कि कांग्रेस के टेन्योर में वो सारे के सारे करप्शन हुए थे। तो कांग्रेस ने की जो कैंपेनिंग थी वो बिल्कुल गलत थी। रियल जो मुद्दे थे उनको वो लोगों के पास लेकर जा नहीं पाई। और चौकीदार चोर है एक, उसका मेरे ख्याल से तो सिंबल है। कांग्रेस को आगे ध्यान रखना चाहिए कि आगे वो कैंपेनिंग करें या नहीं करें। राहुल गांधी कांग्रेस को लीड करें या ना लीड करें, आज की डेट में वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कांग्रेस अपने आप को चेंज करे। जो रूलिंग पार्टी है, जब भी अगले 5 साल में जब इलेक्शन हो तो रूलिंग पार्टी का जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ठीक से करे। आप उनकी पिच पर जाके खेलने लग गए। उन्होंने ये माहौल बना दिया कि आप आए उनकी पिच पर खेलें। उन्होंने नैरेटिव भी पूरा बदल दिया, मुद्दों से हटाकर शख्स की तरफ पूरा चुनाव मोड़ दिया। और दीपक, उस शख्स का विकल्प तो खुद बीजेपी भी अपने अंदर है कि नहीं, उसको लेकर वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने की जो छवि है, जिस तरीके से ना वो अपने परिवार के साथ एक तरह से उनका वैराग्य भाव है परिवार के प्रति, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, अपने लिए कमाने की उन्होंने कभी बात नहीं की। सालों तक अपनी जेब के अंदर पर्स नहीं रखा, सालों तक उन्होंने कहा मेरी कोई कमाई नहीं थी तो पैसे रखने का सवाल क्या पैदा होता है। ऐसे पर अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का आरोप लगाएं तो मेरे ख्याल से पछता नहीं है पिनाज। और मेरे ख्याल से भारत ने इसी मुद्दे पर रिएक्ट किया है। मेरे ख्याल से शायद सुशील भाई एग्री करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आरोप है वो उन पे चस्पा नहीं होता है। बहुत संक्षेप में सुशील भाई, ये सरासर नो बॉल थी और कैंपेन ब्लंडर था, क्योंकि इसने आपके अब होगा न्याय को जितना फोकस मिलना चाहिए था, जितनी तरजीह मिलनी चाहिए थी, उससे भी ध्यान हटा लिया। आपके जिन मुद्दों पर भाजपा को घेरने के अवसर थे, चाहे वो बेरोजगारी थी, चाहे वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी या और भी कोई मुद्दा रहा होगा, उस पर से ध्यान हटा दिया। और तीसरी बात ये कि ये इतना गैर शालीन अल्फाज थे कि इसने बोलने वालों के लिए भी कोई छवि नहीं बढ़ाई, और प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा था और उसको लेकर के लोगों में आपत्ति आई, उनको न पसंद करने वालों में भी एक आपत्ति आई। चलिए, लेकिन यहाँ पर भी सोचना होगा कि हर नेगेटिव कैंपेन को दीपक जी अगर बीजेपी जो है वो अपने फेवर में बदलती गई तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी की छवि जो है वो कई जीत के बाद भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद भी इतनी मजबूत नहीं हुई कि वो अपना गढ़ अमेठी बचा सके। कारण ये था कि उस जीत का सेहरा आप जबरदस्ती राहुल गांधी पर मढ़ रहे थे। तो पिनास अब देख लें स्मृति ईरानी क्या कह रही है, क्योंकि राहुल गांधी हार मान चुके हैं। हालांकि हमारे रिपोर्टर अनिल ने अभी बताया कि काउंटिंग का जो अंतिम चरण है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन राहुल मान चुके हैं कि वो अमेठी के अंदर हार गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे में स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, क्योंकि 5 साल तक लगातार वो लगी रही, क्या कह रही है वो देख लेते हैं। पढ़िए पिनास क्या कहा है उन्होंने। कहा था कि जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि स्मृति ईरानी कोई टक्कर को लेकर आप क्या कहती हैं, तो प्रियंका ने कहा था हु इज स्मृति ईरानी, और आज स्मृति ईरानी ने बता दिया है कि वो कौन है। और आज वो कह रही है कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, यानी शेर भी उन्होंने पूरा नहीं करा है, बस एक डॉट पे। और इसके आगे है कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और उन्होंने ये दिखाया, मैंने लगातार आज सुबह से जब तक ये जीत का फासला 2200-2600 था, बार बार ये बात को हम दोहरा रहे थे कि जब न्यूज नेशन की टीम वहां कवरेज के लिए पहुंची तो वहां देखा कि स्मृति ईरानी किस तरह से लगातार डटी रही। बहुत लंबा चौड़ा काफिला नहीं था, एक घर जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, कहीं पता चल रहा है कोई दुख दर्द है, किस तरह से आग बुझाती हुई नजर आ रही थी। और पिछले 5 सालों में जितनी बार राहुल गांधी ने दौरा नहीं किया होगा, उससे कई गुना ज्यादा बार स्मृति ईरानी जो है अमेठी के लोगों के साथ जुड़ी रही। बिल्कुल, उसका फल भी मिल रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मेरे ख्याल से स्मृति ईरानी के जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब गोपीनाथ मुंडे ने उनको भारतीय जनता पार्टी के 11 अशोका रोड के मुख्यालय में शामिल करवाया था। उसके बाद भी कई टर्निंग पॉइंट आए। मेरे ख्याल से अब उनके पॉलिटिकल करियर का ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। HRD मिनिस्ट्री चले जाना, फिर पोर्टफोलियो जो है वो उतने हाई प्रोफाइल नहीं मिलना, लेकिन आज राहुल गांधी को हराने के बाद जिस मुकाम पर वो राजनीतिक स्टेज पे पहुंचेंगी,
अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में कहां फिट बैठेंगे दीपक जी। तो पिनाज हमको शायना के पास चलना है और शायना से पूछना है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बारे में वो क्या सोचती है। शायना, मैं आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा, राहुल गांधी ने अभी अभी सोनिया गांधी जी से कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की है। आपका क्या मत है, आपकी पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी के इस कदम के बारे में? थैंक यू सो मच। अभी वो कुछ खा रही हैं। मुझे लगता है कि शाइना लंबे समय से, मुझे लग रहा है कि उनके चेहरे पर थकान भी दिख रही है और भूख भी दिख रही है। मैं समझ सकती हूँ कि एक तो टेंशन रहती है पूरे दिन, जब नतीजे आ जाते हैं तो थोड़ा तब उसमें भूख आपको खुलनी शुरू होती है, और दूसरा ये भी कि एक के बाद एक टेलीविजन चैनल्स पे जाना, तो हो सकता है कि तो उन्हें थोड़ा वक्त देते हैं यहाँ पर खाने के लिए। और एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पर है, जिस सवाल को मैं मनोज सर के पास ले जाना चाहूंगा। मनोज सर, क्या ये कांग्रेस के लिए अब एक ऐसा फेज होगा जिसमें कांग्रेस को अपने आप को पूरी तरह से भारतीय राजनीति के संदर्भ में री इन्वेंट करना पड़ेगा? शायद पुराने मानक, शायद पुराने प्रतीक, शायद पुराने नारे, शायद पुराना कथन, और शायद काडर को वो किस तरह से कंट्रोल करती है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए कांग्रेस को अपने आप को रीडिफाइन करना होगा। देखिए दीपक, मेरा ये मानना है कि इंडिया का प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और काफ़ी चेंज हुआ है। इंडिया, अब आप देखें इस इलेक्शन में 10% नए वोटर थे। वो आप अगर उनका नंबर लें तो 9-10 करोड़ के करीब थे, और ऐसे वोटर जो कि 30 साल से नीचे हैं वो वोटर काफ़ी सारे होंगे। हम लोग जब भी इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं, और पिछले अगर कई सारे इलेक्शन हो तो हमारे एनालिस्ट सिर्फ एक ही चीज़ देखते थे, वो थी जाति और धर्म। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन गांव तक जैसे जैसे जा रही है, तो कास्ट फैक्टर के साथ साथ बाकी जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और नया जो इंडिया सामने आ रहा है वो इंडिया एक एस्पिरेशनल इंडिया है। उसको आप न्याय की भीख देकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसे जॉब अपॉर्चुनिटी दें बिल्कुल, तो उनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और मेरे ख्याल से हम इन शॉर्ट्स को बता दें, उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मिलने पहुंचे हैं, और अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी ने इंतजार किया था, और एकाएक अंतिम समय भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए अलायंस किया था। और आज देखिए महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप तक पहुंच गए। आज भी बिग ब्रदर बीजेपी ही बनकर उभरी है, शिवसेना नहीं। तो अब समझ में आ गया होगा शिवसेना का कि एकला चलो में फायदा नहीं है, बीजेपी का दामन पकड़ के, और इसीलिए 5 साल तक वो विरोध करती रही भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सरकार से बाहर नहीं हुई। वो डबल समझदार थी शिवसेना, आपको समझना होगा। और ये नतीजों के बाद स्थिति जो है और ज्यादा स्पष्ट हो गई कि अब महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनकर कौन रहेगा। लेकिन क्या राष्ट्रवाद और मोदीवाद के इस मुद्दे ने हिंदुस्तान के चुनाव में जातिवाद को खत्म कर दिया? इस पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।